नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं कैबिनेट दिस वीक। और कैबिनेट दिस वीक में सबसे पहले एक नज़र उन फैसलों पर जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी मिली है। देश में होगा उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल का विनिर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई योजना को दी मंजूरी। भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी। सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन की पेशकश। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी मंजूरी। नीति के तहत लॉजिस्टिक सेवाओं में कुशलता लाने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी के तंत्र और कौशल विकास की होगी शुरुआत। और सबसे पहले बात सोलर मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिलने की। मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। देखते हैं इस फैसले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ पीएलआई योजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पहल का मकसद 1,000 मेगावाट क्षमता के उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के विनिर्माण की क्षमता प्राप्त करना है। सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए एक परिवेश तैयार करना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करना है। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगा और रोजगार पैदा करेगा। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्चुअली भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। अगर इस फैसले को समझना हो तो सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है? धन्यवाद शर्मा जी। ये 19,500 करोड़ जो मंजूरी कल हुई है कैबिनेट से, ये ट्रांच 2 है। ट्रांच 1 ऑलरेडी 4,500 करोड़ का 2021 नवंबर दिसंबर में पहले हो चुका है। ये हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल अचीव करने के लिए, उसमें 280 गीगावाट करीब हमारा सोलर से ही है। न उसके लिए हमारे जो अधिक से अधिकतर कंपोनेंट सोलर सौर ऊर्जा करने के लिए वो इंपोर्ट होता था, अभी भी हो रहा है। और आप देखेंगे एक देश का ऊपर हम पूरा ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करते थे, उसी से इंपोर्ट होता था। और ये जो कोविड समय में पूरा सप्लाई चेन टूटा और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एंटायर सप्लाई चेन सारा डिस्टर्ब हो गया, तो उसमें हमारा जो प्रयास है 500 गीगावाट करने के लिए कहीं अड़चन आया। इसका अलावा हम अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के किए हैं, अमृत काल में प्रवेश किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इसी रिन्यूएबल एनर्जी को और सूर्य ऊर्जा को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। चाहे COP26 हो या कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, हर जगह पे जब भी हो गए हैं तो इसका ऊपर वो काफ़ी जोर दिए हैं।
जब हम इतने बड़े टारगेट 500 गीगावाट लगाने के लिए टारगेट करके जा रहे हैं और उसमें अगर हम खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, बाहर से लेते रहेंगे, तो वो कहीं न कहीं हमें वो अड़चन आना पड़ेगा, जैसे लास्ट 2 साल में आया है। तो पहले 4,500 करोड़ का जो सैंक्शन हुआ था, उसका हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग का माध्यम से, यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे ही संस्था इरेडा जो ट्रांच 1 का नोडल एजेंसी रहा है, हमने बिडिंग करके वो हमने वर्क भी अवार्ड कर दिए हैं। ट्रांच 1 में जो था, वो करीब लगभग 7 से 8 8.7 गीगावाट का वो सपोर्ट कर रहा है। अभी जो होने जा रहा है 19,500, ये 65 गीगावाट का होगा। तो ये पूरा मिला करके 74 गीगावाट होगा। और ये जो पीएलआई हम दे रहे हैं, उसका माध्यम से सब मिला करके हमारा अंदाज है कि 80 से 90 गीगावाट तक का हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। पहले तो ये हमारा आत्मनिर्भर होगा, हम स्वयं इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और हमें ये समझना चाहिए, हमारा देश में आईआईटी जैसे संस्था है, बहुत ही कॉम्पिटेंट कैपेबल इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे रीजनेबली अच्छे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए अप्रैल से जैसे कस्टम ड्यूटी लगा दिया गया सेल और मॉड्यूल पे 25% और 40%, उसके बाद हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है सेल में डबल हो गया है, मॉड्यूल में 1.5 गुना हो गया है। सेल में 10 गीगावाट से 20 गीगावाट और मॉड्यूल में 3 गीगावाट से 4.5 जी गीगावाट हो गया। प्रदीप जी, ये देखा गया है अक्षय ऊर्जा, यानी कि वो ऊर्जा जिसका क्षय नहीं होता, जो समाप्त नहीं होती, वो तो हमारे पास है। हम उन चंद किस्मत वाले देशों में से एक हैं जो क्षय ऊर्जा, हमारे पास अक्षय ऊर्जा लगातार हमें मिलती रहती है, लेकिन इसको प्रयोग में लाने के लिए कन्वर्ट करना वो एक दुरूह काम है, थोड़ा मुश्किल काम है। तो क्या इस फैसले के बाद वो दुरूह काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? ये लक्ष्य बहुत आसान होगा। पहले तो ये जो स्कीम बना है, सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मिनिस्टर पावर एंड एमएनआरई, स्वयं स्टेक होल्डर के साथ लगातार वार्तालाप करने के बाद में ये स्कीम बनाया गया है। जो भी सुझाव स्टेक होल्डर से लिया गया, जो प्रोस्पेक्टिव डेवलपर, एग्जिस्टिंग डेवलपर, उनसे लिया गया, वो सारे चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और इंटरनेशनल पॉलिसी, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, वो सारे को लेते हुए ये स्कीम बनाया गया। और ये स्कीम पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में बिडिंग का थ्रू अलोकेट किया जाएगा। जैसे हमने 4,500 करोड़ पहले भी कर चुके हैं, कि 19,500 करोड़ भी आगे होगा। बाकी डिटेल इस स्कीम का नोटिफिकेशन आया नहीं, हो सकता है एमएनआरई 1-2 दिन में निकालेंगे। जब आएगा उसमें पूरा विस्तृत जानकारी मिलेगा। पहले तो इसका जो इम्पैक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बताया 65 गीगावाट का एडिशन होगा। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम से कम 94,000 करोड़ का होगा। और एम्प्लॉयमेंट जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1,95,000 195,000 और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लगभग 7,80,000 होने का उम्मीद है। और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है अप्रोक्सीमेटली 1.37 लाख करोड़ होगा। और हमारा जो डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ये घट जाएगा। प्लस जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट काफ़ी हैं और बहुत सारे हमारे अच्छे, आईआईटी जैसे संस्था है, बहुत अच्छे टेक्निकल क्वालिफाइड युवा निकलते हैं, उनका भी सही उपयोग होगा और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये डायरेक्टली तो पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कर ही रहे हैं। इसका अलावा उससे जुड़े हुए जो है एंसिलरीज, वो भी बढ़ावा लेंगे। इस स्कीम का एक सबसे बड़ा खासियत चीज़ है, ये आपका परफॉर्मेंस से लिंक किया गया है। आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव है ये। तो ये कि इंसेंटिव दिया जाता है आपका प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने फैक्ट्री लगा दिया और मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। आपको एक डिफाइंड क्वालिटी
पैरामीटर दिया जाएगा और एक टाइम पीरियड भी दिया जाएगा। जैसे हमने पहले किया था 4,500 करोड़, उसमें सेल मॉड्यूल के लिए हमने 1.5 साल दिया था कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर सेल मॉड्यूल वेफर होता है उसमें 2 साल दिए थे। अगर पूरा पॉलीसिलिकॉन सेल मॉड्यूल सारे इंटीग्रेटेड हो तो 3 साल देते थे कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसके बाद 5 साल तक उनको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। अभी जो होने जा रहा है ये पूरा कंप्लीटली इंटीग्रेटेड के लिए, और ये हाई एफिशिएंसी सोलर, क्योंकि जैसे ये टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एक्टिविटी है। तो जैसे मोबाइल फोन जैसे मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ, हमें हर अगले साल एक नया वर्जन ऑफ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट आता है सेम कंपनियों का। तो इसलिए इस एक्टिविटी में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा सोलर मॉड्यूल, हमें वो ध्यान में रख के बनाया गया है कि इसका प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स तो है सोलर एनर्जी, बट उस अनलिमिटेड रिसोर्स को मैक्सिमम कैसे रिटर्न निकाल सकते हैं, उसमें एफिशिएंसी पे फोकस दिया गया है। जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, बातचीत की और विस्तार से हमें जानकारी उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप कुमार जी आपका। प्रदीप कुमार दास, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड के अध्यक्ष, इस बड़े फैसले के बारे में बता रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कैबिनेट के कुछ और फैसलों के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधन को मिली मंजूरी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। और देखते हैं इस बड़े फैसले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना ने कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिसको हम सेमीकंडक्टर फैब्स भी कहते हैं, दूसरा डिस्प्ले फैब्स, और तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड पैकेजिंग तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। जो 30 से 50% तक का तीनों योजनाओं पर था, वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। संशोधित योजना से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। संभावित निवेशकों से चर्चा के आधार पर उम्मीद है कि जल्द ही पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र को स्थापित करने का काम शुरू हो जाएगा। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत जी। वीके सारस्वत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। आम भाषा में अगर इस बड़े फैसले को समझने की कोशिश करें तो क्या है ये फैसला? ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे जुड़ी हुई काफी जो लिंकेजेस हैं उनमें हमें एडवांटेज मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो इन्वेस्टर्स आएंगे वो हाई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, और जो विभिन्न क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स की बात कर रहे हैं, या हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, या हम लोग ATMP या OSAT की बात करते हैं, तो इनमें सब में बराबर का निवेश करने से हमें जो है अच्छी टेक्नोलॉजी की प्राप्ति होगी। ये जो विचार विमर्श हुआ है, ये जो हमने डिसीजन लिया है, ये इस बात पे है जो हमारे इंटरेक्शंस हुए विभिन्न प्रोड्यूसर्स के साथ, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ,
तो ये पाया गया कि इसमें डिफरेंशिएट इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और हमें यूनिफॉर्मली 50% देने से हमें ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। आपको मालूम है कि हमारे देश में जो चिप्स डिज़ाइनर हैं वो भारतवर्ष सबसे आगे है। भारतवर्ष के जो चिप्स डिज़ाइनर हैं वो पूरे विश्व में फेमस है। तो अगर हमें उसको आगे बढ़ाना है तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को उसके साथ जोड़ेंगे और अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारी फैबलेस फाउंड्रीज को भी आगे बढ़ावा मिलेगा। अब जो जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं जैसे IBM है, इंटेल है, TSMC है, USMC है, ग्लोबल फाउंड्रीज है या फॉक्सकॉन है और बाकी और भी हैं कंपनी, इन सब लोगों का विचार यही है कि अगर हमें देश में एक अच्छा इकोसिस्टम स्थापित करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत होगी और हमें ज़्यादा भारतीय मूल के अपने इन्वेस्टर्स के साथ मिलके और फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मिलके आगे कदम बढ़ाना होगा। हमने देखा कि सरकार ने पहले भी सेमीकंडक्टर्स निर्माण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की थी और इसके निर्माण से जुड़ने की अपील भी की गई थी। ये फैसला भी काफ़ी समय से लंबित था जो कैबिनेट ने इस बार लिया है। तो क्या इस फैसले से कंपनियों की दिलचस्पी और बढ़ेगी और नए प्रस्ताव हमारे सामने आएंगे? किस तरीके के वो प्रस्ताव होंगे? हाँ, ये इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारे पास नए प्रस्ताव आए, क्योंकि अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 6 या 7 महीने का जब से हमने ये पॉलिसी बनाई, तो उससे हमें जो फीडबैक मिला है इंडस्ट्री से वो ये है कि अगर हम इसमें इंसेंटिव अच्छे करें और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आगे करे तो हमें ये आश्वासन दिया गया है कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर सामने आएंगे और जो आत्मनिर्भरता जो हमें चाहिए और एक इकोसिस्टम जो हमें चाहिए अपने देश में बनाने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा। इसमें 3 तरह के मतलब फैक्ट्रीज आएंगी। सबसे पहली फैक्ट्री होगी जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए होगी। दूसरी फैक्ट्री इस तरह की होगी जहाँ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह बनी, और तीसरी फैक्ट्री होगी जहाँ हम डिस्प्ले बनाएंगे। आपको मालूम है कि डिस्प्ले की कितनी आवश्यकता है हमारे लैपटॉप में हुए, टीवी स्क्रीन में हुए, सेल फोन्स में हुए, हर जगह इस समय डिस्प्ले की आवश्यकता है। तो इस मार्केट को अगर हमें कैप्चर करना है और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रखना है सो दैट हम जो आगे इसको विश्व में इसको बेच सकें, न कि केवल अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें पर विश्व में भी इसको बेच कर रहे हैं, उसके लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी की आवश्यकता है, क्वांटिटी की आवश्यकता है। तो ये जो इंसेंटिव पैकेज अभी गवर्नमेंट ने दिया है उससे हमें इन तीनों चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप भी इस बात को कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए एशिया में सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में खुद को स्थापित करने का लगातार प्रयास कर रहा है और ये कदम भी, ये फैसला भी इसी प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। तो एशिया में ऐसे कौन से देश हैं जिनसे हमें कॉम्पीट करना है और कॉम्पीट करने के लिए हमारे सामने बड़े चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय है वो है चाइना से, क्योंकि चाइना में सेमीकंडक्टर का उत्पादन काफ़ी हो रहा है और फाउंड्रीज है उनमें है ग्लोबल फाउंड्रीज, ताइवान में है जो TSMC है जो विश्व की सबसे अच्छी फाउंड्री है। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वार के बाद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक तरह का रुकाव आ गया है। उस रुकाव से हमारी इंडस्ट्री और विश्व की इंडस्ट्री को इस समय बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए हर देश में इस समय सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट्स चालू किए जा रहे हैं। आपको शायद ज्ञात हो कि अमेरिका में इस समय 22 फाउंड्रीज को स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तो अगर हम देखें तो हर देश अपने आप को इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना चाहेगा और इसलिए भारतवर्ष के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लाके इसमें कॉम्पिटिटिव रहें, जिससे कि हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो। और अगर हमारा जिस तरह से बेस है फैबलेस फाउंड्री का, अगर हम उसको यूज़ करें तो हम सस्ते अच्छे चिप्स देश में बना के पूरे विश्व में बेच सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स अपने आप में एक उसके निर्माण
को देखा जाए तो अपने आप में एक इंडस्ट्री है और सेमीकंडक्टर पर आधारित बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। तो क्या माना जाए, सेमीकंडक्टर निर्माण को जब गति मिलेगी तो इससे आधारित जो अन्य निर्माण के क्षेत्र हैं, इंडस्ट्री हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, जब अपने चिप्स बनने लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी जो आज हमारे जो हमारे इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, उन सबको उनके प्रोडक्शन में हमारा वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगा। जैसे अगर आज आप देखते हैं, हम लोग सेल फोन बनाते हैं अपने देश में, तो हमारा वैल्यू एडिशन उसमें अभी केवल 20 या 25% है। जब हमारे चिप्स बनने लगेंगे तो हमारा ये वैल्यू एडिशन हमारे सेल फोन्स में, हमारे टीवीज में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे डेटा सेंटर्स में, सब में इसका जो है वैल्यू एडिशन आगे बढ़ जाएगा। जब वैल्यू एडिशन आगे बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा और हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ साथ बहुत सी चीजें भी डेवलप होंगी। जैसे इसमें बहुत से केमिकल्स यूज होते हैं, गैसेज यूज होती हैं और मटेरियल्स यूज होते हैं। वो सब इंडस्ट्री को भी इसके साथ बढ़ावा मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। वो शुरू होता है फैबलेस डिजाइन ऑफ द चिप, उसके बाद होता है मटेरियल की आपूर्ति, उसके बाद होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाएगी और ये प्रोडक्शन हमारे यहाँ शुरू होगा, तो भविष्य में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली है, भविष्य में जो आने वाले सेमीकंडक्टर आने वाले हैं, जिसका कि ऑलरेडी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, उसकी R&D के लिए भी हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। तो इन सब के साथ अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कदम है जो कि देश को इकोनॉमी के हिसाब से और आत्मनिर्भरता के हिसाब से बहुत आगे ले जाएगा। जी, इसके अलग अलग डिवीज़न कर सकते हैं, अलग अलग चरण भी हैं और हमारे पास फैब होते हैं और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पैकेजिंग कहीं और होती है। तो सरकार की मंशा फैब भी यहाँ हो, पैकेजिंग भी यहाँ हो, क्या ये मंशा है सरकार की? हाँ, इस समय आपने देखा होगा, अगर इस पॉलिसी के ऊपर आप ध्यान दें तो इसमें हर चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है। न केवल चिप्स मैन्युफैक्चर के ऊपर ध्यान दिया गया है, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, जिसको हम ATMP बोलते हैं, वैसी संस्थाओं के लिए भी इसमें जगह बनाई गई है, OSAT के लिए भी जगह बनाई गई है और जो मटेरियल्स हैं उसके लिए भी जगह बनाई गई है। R&D के लिए भी 2% निवेश की इसमें प्रावधान किया गया है। तो आप देखेंगे एक होलसम पैकेज है जो कि भारतवर्ष में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। तो क्या माना जाए, सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का है? अगर है तो इसमें आप चुनौती कहां देखते हैं? देखिए, अभी जो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके हिसाब से तो 76,000 करोड़ का प्रावधान है, पर अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 1,16,000 करोड़ के करीब का प्रावधान है। और जो बाहर से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर से इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसके हिसाब से सर्टेनली जो आपने नंबर बोला 2 लाख करोड़, उसका भी निवेश हो जाएगा। अब इस निवेश को हम विभिन्न चरणों में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ATMP, हमारी OSAT फैसिलिटी, फैबलेस डिजाइन का क्लस्टर, ये सब हम इमीडिएटली हम आने वाले 2 साल में कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए अपने विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके उसको सेटअप करने का प्रावधान कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बनाने में टाइम लगता है, 2 साल में नहीं बनती है, करीब 3 या 4 साल में एक फैक्ट्री तैयार होती है। और इस समय क्या हो रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रेशर सेमीकंडक्टर के ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया बहुत सारे देश जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से काम कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनों की आवश्यकता होती है, उनके वो कंपनीज इस विश्व में गिनी चुनी कंपनीज हैं, तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर लोड आएगा और उनसे हमें जल्दी से जल्दी अगर मशीनें मिल जाएगी तभी हमारी फैक्ट्री, तभी हमारी फाउंड्री जल्दी सेटअप हो पाएंगी। तो हमें इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय लेके जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस करना है और कोलैबोरेशन को फलीभूत करना है।
जी, आपने बहुत जो है स्पष्ट रूप से इस दुरूह विषय को हमारे सामने रखा। हमें भी समझ में आया, हमारे तमाम दर्शकों को भी इस फैसले के बारे में बहुत बारीक ज्ञान मिल पाया होगा। आपने समय निकाला डॉक्टर सारस्वत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वीके सारस्वत, सदस्य नीति आयोग, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक पॉलिसी को मिली मंजूरी की। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और देश में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना है। देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है। नीति के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, नियामकीय ढांचे, कौशल विकास और प्रौद्योगिकियों के जरिए लॉजिस्टिक सेवाओं और मानव संसाधन में दक्षता लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल रेल प्लान हो, भारतमाला, सागरमाला जैसी वृहद परियोजनाओं के माध्यम से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है और जीएसटी, कस्टम्स वगैरह ने भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स अपने अपने क्षेत्रों में लाए हैं ताकि एक्सपोर्ट में जहां एक और कॉस्ट रिडक्शन हमारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आए, वहीं पर पोर्ट पर भी समय कम लगे, चाहे वो कस्टम्स की बात हो या जीएसटी की, बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात हो। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी तैयार की गई इन इनिशिएटिव्स को देखते हुए, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट एफिशिएंट है और रिलायबल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी। उन्होंने इस नीति को पेश करते हुए कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13 से 14% से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10% से नीचे लाना चाहिए। नई लॉजिस्टिक नीति से माल भाड़ा सेवाओं यानी गुड्स ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज में कुशलता लाने का प्रयास किया गया है। कौशल विकास को बढ़ाने के लिए ये नीति लाई है सरकार और उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक को दुरुस्त करना और टेक्नोलॉजी को अपनाना भी इसमें शामिल है। जी हाँ, कैबिनेट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। कैबिनेट दिस वीक में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।